Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, draft of applications, and over 100 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is आज का विषय सर्विस चार्जेस. बायलॉज में एक कंपोनेंट है सर्विस चार्जेस 65, 66, 67 बायलॉज में एंड ऑफ कोर्स बायलॉ नंबर 13 एंड 14 में भी. तो टॉपिक इज सर्विस चार्जेस, possibilities to charge on per square feet basis and not on per unit basis. आज के दिन में कैसा हो रहा है कि टिपिकली हम देखते हैं कि हर सोसाइटी में बायलॉज सर्विस चार्जेस पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने उस बायलॉज में वैसा लिख रखा हुआ है. पर यूनिट सर्विस चार्जेस थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है. स्पेसिफिकली व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस ऑफ फ्लैट्स इन ए सोसाइटी बिल्डिंग. फ्लैट का साइज होगा 500 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, 2000, 3000 भी हो सकता है. शॉप्स भी हो सकते हैं आपके सोसाइटी में, पर फिर भी वो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही आता है. उसको भी सेम इक्वल सर्विस चार्जेस लगना है. शॉप का साइज होगा 100, 200, 300 स्क्वायर फीट का, सामने सामने दूसरा फ्लैट है 3000 स्क्वायर फीट का. तो ये सबको बायलॉज को अगर फॉलो करना है, बायलॉज को फॉलो करना ही करना है क्योंकि आपने अंडरटेकिंग दिया हुआ है सोसाइटी को जब आपने फ्लैट खरीदा है कि आई विल अबाइड बाय द बायलॉज, बायलॉज जो बोलेगा हम उसका पालन करेंगे वगैरह वगैरह. आजकल कैसा हो रहा है कि जो नई एसआरए की सोसाइटी बन रही है, एसआरए, उसमें एसआरए की एक सोसाइटी में मानो 4 बिल्डिंग है. तो एसआरए की एक बिल्डिंग होगा पुराने ओरिजिनल टेनेंट्स की, या 2 बिल्डिंग होगा पुराने टेनेंट्स की, और बाकी 2 बिल्डिंग होगा फ्री सेल का. सब जानते हैं कि एसआरए का पुराने टेनेंट्स की जो बिल्डिंग होगी उसको एक लिमिटेड एरिया का फिक्स होता है, और जो फ्री सेल का है वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है. वो बोल सकता है कि भाई मैं 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट बेचूंगा, यानी कि 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इवन अप टू 5 BHK ऑल्सो, या ज़्यादा भी जैसा प्लान होगा. तो एसआरए के सोसाइटी में ओरिजिनल एसआरए मेंबर्स को मिलता है लेटेस्ट से 500 स्क्वायर फीट का एक 1 BHK, और फ्री सेल में चला जाता है 2, 3, 4 BHK जिसका साइज कैन बी फ्रॉम 500 स्क्वायर फीट टू वन अप टू 5000 स्क्वायर फीट ऑल्सो. कई बिल्डिंग ऐसे खास करके बॉम्बे में दिख रही है. ये सारी सब चीजें एक ही सोसाइटी के अंदर. अब यहाँ पे इलॉजिकल बात क्या होती है कि छोटा फ्लैट वाला भी और बड़ा फ्लैट वाला भी दोनों बायलॉस के को फॉलो करना है तो सरखा सरखा इक्वल इक्वल उसको सर्विस चार्जेस देना है. छोटा वाला भी 500 रुपया पर मंथ दे रहा है और बड़ा वाला भी 500 रुपया पर मंथ दे रहा है. दुकान वाला जिसका दुकान का साइज छोटे से छोटे फ्लैट से भी कम आधा है वो भी उतना ही दे रहा है. दुकान वाला लिफ्ट यूज नहीं करता है,
पार्किंग भी यूज़ नहीं करता है, कई बार पानी भी नहीं होता है उसको। ऐसे तो कितने ग्रीवेंसेस हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हज़ारों लाखों के तादाद में ऐसे ग्रीवेंसेस पढ़ने को और देखने को मिलते हैं। So the bigger flat pays same service charges as similar as smaller flats, and this is causing or proving to be a non-cooperative event. क्या ये बदली हो सकता है? Yes, ये बदली हो सकता है theoretically and legally भी. It can be definitely changed, and service charges can definitely be collected on per square feet basis. इसका बहुत सिंपल उपाय है कि आपको आपका जो बायलॉज जहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस चार्जेस ऑन पर यूनिट बेसिस या इक्वल बेसिस, उसको वहां पे सिर्फ इतना ही चेंज करना है पर स्क्वायर फीट बेसिस। बायलॉज को चेंज करने का एक प्रोसीजर है, उसको आप कर दीजिए और आप रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल को दीजिए, और रजिस्ट्रार के पास में उसको अप्रूव करने के सिवा कोई कानूनी चारा नहीं है। वो ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं ये पर फीट पर यूनिट ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लेट अस डिस्कस ऑन दिस थिंग। उसके पहले एक ये समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र अपार्टमेंट्स ओनर्स एक्ट के अंदर में कुछ सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं, एसोसिएशन रजिस्टर होते हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर होते हैं, कॉन्डोमिनियम्स रजिस्टर होते हैं। कुछ सोसाइटीज जो है वो इंडियन सोसाइटीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर होते हैं। जैसे अपनी टिपिकल सोसाइटीज हम लोग देखते हैं वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रहते हैं। इस तरह अपनी आपकी सोसाइटी की एसोसिएशन आप इंडियन सोसाइटीज एक्ट या MAOA महाराष्ट्र अपार्टमेंट्स ओनर एक्ट के अंदर भी आप रजिस्टर कर सकते हो। आप चाहो तो आज के दिन पे भी आपकी MCS एक्ट वाली सोसाइटी को आप डी रजिस्टर करके आप इंडियन सोसाइटीज एक्ट या MAOA एक्ट के अंदर में री रजिस्टर कर सकते। दिस इज परफेक्टली लीगल। और इन एक्ट के अंतर्गत आप अपने बायलॉज में प्रोविजन कर सकते हो टू चार्ज, उनका ऑलरेडी प्रोविजन है एसोसिएशंस के, RWS के, कॉन्डोमिनियम्स के, उनमें ऐसा ही है। सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस विल बी ऑन पर स्क्वायर फीट बेसिस। अगर वो कर सकते हैं बायलॉज के बेस पे, तो हम सोसाइटी वाले भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं म्युनिसिपल जो प्रॉपर्टी टैक्स है, खास करके जैसे बॉम्बे में BMC का प्रॉपर्टी टैक्स है, वो पर यूनिट के हिसाब से नहीं होता है, कानूनी पर यूनिट के हिसाब से नहीं है, वो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। वो एक सरकारी बॉडी है। जितने भी सोसाइटीज म्युनिसिपल एरिया के अंदर में आते हैं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी हो, उनको पर स्क्वायर फीट ही देना है एंड नॉट ऑन पर यूनिट बेसिस। क्योंकि BMC वाला बोलता है, म्युनिसिपल बोलता है कि भाई आपका फ्लैट 100 का स्क्वायर फीट का है या 10,000 स्क्वायर फीट का है। किसी का शॉप है, बड़ा एरिया का हो सकता है, तो बोलेगा मैं तो पर यूनिट के हिसाब से दूंगा। तो म्युनिसिपल ये बोलता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमारा जो रूल है वो ये है। अगर उनका रूल वो हो सकता है तो वो रूल कानूनी ढंग से लीगली वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट इट बाय अमेंडिंग द बायलॉज। कैसे करना है चर्चा करते हैं। अगर आप अपना पानी का बिल देखोगे, कई फ्लैट्स में उनका इंडिविजुअल टेक डाउन लाइन आई हुई है, उनका इंडिविजुअल वाटर मीटर दिया हुआ है। एक्सटेंडेड सबर्ब्स में जैसे कई वसई के सोसाइटीज है, विरार के सोसाइटीज है, पनवेल में है सोसाइटीज वगैरह, पालघर में है, तो कहीं उनको इंडिविजुअल वाटर मीटर दिया हुआ है। तो पानी वाटर मीटर दिया है तो पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, वो पर लीटर चार्ज करते हैं।
आपके बिल में लिखा हुआ है पर लीटर बेसिस, पर किलो लीटर बेसिस. Again, it is not on lump sum basis. Again, it is not on per unit basis. अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के खुद के बायलॉज में, बायलॉ नंबर 13 एंड 14 के अंतर्गत सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, मेजर रिपेयर फंड भी आपसे पर स्क्वायर फीट ही लिया जा रहा है. वो आपसे वो कोई पर यूनिट बेसिस पे नहीं लिया जा रहा है. तो एक जगह अलग चीज कुछ बोला जा रहा है और एक जगह अलग चीज बोला जा रहा है. इस सालों से हम लोग को प्रिजुडाइज कर दिया ऑर्थोडॉक्स मेथड्स ने, और हम लोग भी उस चीज को भेड़ चाल की तरह फॉलो करते चले गए. एक सेक्शन है एमसीएस एक्ट में, 2013 में आपका एमसीएस एक्ट अमेंड हुआ. एमसीएस एक्ट उस समय अमेंड क्यों हुआ? क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ. तो सेक्शन 2 (27), अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझने वाली बात है कि सोसाइटी मीन्स एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ऑटोनोमस का मतलब ये है कि सोसाइटी चलाने के लिए, आपस का इंटरनल मैनेजमेंट करने के लिए, खर्चा पानी करने के लिए, कितना सिक्योरिटी गार्ड रखना है, कितना सीसीटीवी लगाना है, कितना घंटे पानी देना है, कितने लिफ्ट लगाने हैं, कितना देर लिफ्ट चालू बंद करना है, वगैरह वगैरह, कितना गार्डन रखना है, किससे रिपेयर करना है, कितने समय में रिपेयर करना है, वगैरह, पेंट कभी करना है. ये सब जो डिसीजन है ये एक ऑटोनोमस डिसीजन बोला जाता है. तो सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी, और उसका काम क्या है वो भी सेक्शन 27 में दिया हुआ है, 2/27 में. An autonomous association of persons united voluntarily to meet the common needs and aspirations, इच्छाएं, जरूरतें, through a jointly owned and democratically controlled enterprise. डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी मेंबर है वो आपकी डेमोक्रेसी है, उनके डिसीजन से आपकी वो सोसाइटी चलेगी. रजिस्ट्रार के डिसीजन से नहीं चलेगी. आपका मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कानूनी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ. रजिस्ट्रार ये नहीं बोल सकता है आपको, या और कोई कोर्ट भी नहीं बोल सकता है कि सर आप 5 सिक्योरिटी गार्ड रखो या 1 रखो. आपकी इच्छा है, आप नहीं भी रख सकते हो. आपको ये नहीं बोला जा सकता है, बाहर वाला ये नहीं बोल सकता है. डेमोक्रेटिकली कंट्रोल में मैं मेंबर हूँ सोसाइटी का, मेरे जैसे और 100 या 1000 लोग होंगे, सब बोलेंगे कि भाई ये डिसीजन है, लिफ्ट 4 घंटे चलेगी, 8 घंटे चलेगी, 40 घंटे चलेगी, 4 लिफ्ट के जगह में सिर्फ 3 लिफ्ट चलेगी, सिक्योरिटी इतने रखने की जरूरत नहीं है, इतने सिक्योरिटी रखो. ये आपको कोर्ट नहीं बोल सकता है कि इतने रखो उतने रखो, या सिक्योरिटी 5,000 रुपये वाला रखो या 50,000 रुपये वाला रखो, या ये एजेंसी रखो, या ये वाला सीसीटीवी फिट करो. ये आपका खुद का है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड सोसाइटी. ऑफ कोर्स ये सारी चीजें कानून का विरुद्ध में नहीं करना है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं सीसीटीवी किसी के दरवाजे के सामने लगाऊंगा और उनके अंदर का सारा मैं नोटिंग करूंगा. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं रात के 11 बज गए तो मैंने सिक्योरिटी को ये बोल दिया कि लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा. बाकी भी कानून है, बीएमसी कानून है, इंडियन पेनल कोड है, फायर एक्ट है, वाटर का कानून है, लिफ्ट का कानून है. ये सब कानून को ध्यान में रखते हुए आप अपना सोसाइटी का इंटरनल चलाने का डिसीजन आप खुद ले सकते हो. सिक्योरिटी को पगार कितना देना है? 5,000 देना है. तो डिसीजन कौन लेगा? वो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी लेगी. वो मैनेजिंग कमेटी
जो आपका प्रतिनिधि है, आपका प्रतिनिधि कैसे है वो? क्योंकि आपने उसको चुन के बोला है कि भाई मैं आपको चुन रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, हम लोग 500 मेंबर है, 500 मेंबर अपना अपना डिसीजन नहीं ले सकते, इसके लिए हमने आपको 2 4 10 20 लोगों को चुना, अभी आप हमारे बिहाफ में डिसीजन लो। जैसे हम इलेक्शन के दौरान वोटिंग करते हैं, हम खुद तो जाके नहीं बैठ सकते लेजिस्लेचर में, तो हमारे प्रतिनिधि वहां पे जाके बैठते हैं और आपके बिहाफ में वो डिसीजन लेते हैं। आपको पसंद आए ना आए उसको साइड में रख दो। मेजॉरिटी के लोगों का प्रतिनिधि इज द मैनेजिंग कमेटी, वो जो डिसीजन लेता है उसको सारे लोग को मानना है। अब एक्ट बोलता है कि कुछ डिसीजन जो है वो जनरल बॉडी के सहमति से लेना है, तो जनरल बॉडी का प्रोविजन दिया हुआ एक्ट में। लेकिन सेक्शन 2/27 ये बोलता है कि मैं एक ऑटोनोमस सोसाइटी हूं, मेरे मेंबर के डिसीजन के हिसाब से मैं अपना कॉमन नीड्स और कॉमन जरूरतें, कॉमन इच्छाओं को पूरी करने का मैं डिसीजन ले सकता हूं। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 2/27 एंड आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक्ट, एमसीएस एक्ट एंड एमसीएस रूल्स में सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। अब पूरा एक्ट में अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का कोई परिभाषा नहीं है। एक जगह लिखा हुआ है ड्यूज ऑफ द सोसाइटी, पर सर्विस एंड मेंटेनेंस में क्या क्या होना चाहिए, 20-25 आइटम वो बायलॉस में दिया हुआ है। कौन से बायलॉस में दिया? आपका रजिस्टर्ड बायलॉस में। कोई भी ऐरा गैरा एसोसिएशन का या फेडरेशन का बायलॉस को 50 रुपए वाला बायलॉस उठा के लाओगे और आप ये बोलोगे कि यही हमारा बायलॉस है, सर जी वो आपका बायलॉस नहीं है। आपका बायलॉस वो बायलॉस है जो आपने जब सोसाइटी रजिस्टर किया 50 बरस पहले, वो आपका बायलॉज है। उसके बाद में आपने जितनी बार उसको अमेंड किया वो आपका बायलॉज है। आप अमेंड कर सकते हो बायलॉज को 2500 बार, एक साल में 25 बार भी अमेंड कर लो आप उसको, हर साल अमेंड करो, लेकिन एडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट और रूल्स में बायलॉज को एडॉप्ट करने का प्रोविजन नहीं है। पर एक्ट और रूल्स में बायलॉज को अमेंड मतलब बदली करते रहना, कुछ कुछ हिस्सा जो चाहिए उतना बदली करो। हमारा देश के कानून का भी वैसा ही है, जो चाहिए सेक्शन उतना बदली कर दिया, उसको पास कर दिया, उसको अमेंड कर दिया। पूरा का पूरा किताब हम बदली नहीं करते, यहाँ पे हम भेड़ जाल की तरह पूरा का पूरा ही बायलॉज बदली कर डालते हैं, क्योंकि हमको किसी ने बोला कि भाई ऐसा है और हमने उसको हम मानते चले गए। ना तो हमारे एसोसिएशंस ना तो हमारे फेडरेशंस इस चीज को ध्यान देते हैं, जबकि उनका काम है ये सब चीजों को देखने का, ड्यूटी है उनका। क्योंकि आप उनको, फेडरेशन को हर साल का फीस भर रहे हो, आपका इंटरेस्ट को बरकरार रखने में, प्रिजर्व करने में उनको ये बोलना चाहिए कि सर सरकार को या जो भी बोल रहा है कि अडॉप्ट करो, बोले अडॉप्शन का तो प्रोसीजर नहीं, उनके पास तो खुद के उनके लीगल एडवाइजर्स वगैरह बैठे हैं। नहीं है तो बहुत से एनजीओज हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, उनको पूछो। तो आपका सर्विस चार्जेस का डेफिनेशन एक्ट और रूल्स में नहीं है पर बायलॉज में है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, बायलॉ नंबर 13-14 में सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड और मेजर रिपेयर फंड्स के बारे में वर्णन दिया हुआ है, कैसे लेना है, पर स्क्वायर फीट वाइज लेना है, नॉट ऑन पर यूनिट वाइज। और उसके विपरीत बायलॉ नंबर 65 से लेके 67 के बीच में ये लिखा हुआ है कि आपको फला फला टाइप के हेड ऑफ अकाउंट्स है, सिक्योरिटी है, सैलरीज है और कितने ही और दूसरे हेड ऑफ अकाउंट्स है उनके अंदर में, वो सारा कुछ आपको पर यूनिट के हिसाब से लेना है। पर ये बायलॉज है, बायलॉज को चेंज करने का अधिकार सोसाइटी को है।
बायलॉ नंबर 71 या 72 में इंटरेस्ट ऑन ड्यूज का प्रोविजन है। इंटरेस्ट ऑन ड्यूज, कोई भी ड्यूज होगा। अब ड्यूज में तो आपके सिंकिंग फंड भी आ गया, रिपेयर फंड भी आ गया। सोसाइटी ने आपके फ्लैट के अगेंस्ट में 100 रुपया सिंकिंग फंड रखा और 300 रुपया रिपेयर फंड रखा। सिंकिंग फंड 0.7 नहीं है, 0.25%, और रिपेयर फंड जो है वो 0.75% है, 3 चवन नहीं है। तो 100 रुपया लिया, 400 रुपया लिया, आपने नहीं भरा 1 साल तक, तो सोसाइटी बोलती है भाई इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन सिंकिंग फंड रजिस्टर में आपको पता होना चाहिए कि आपको सोसाइटी में सिंकिंग फंड रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है। रिपेयर फंड रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है। उसके अंदर लिखना है फ्लैट 101 अप्रैल 100 रुपया सिंकिंग फंड आया हर महीने में, या क्वार्टरली आया, या पर ईयर का भी भर सकते हो आप पूरा मिला के। तो आप उसके अंदर क्या लिख रहे हो, 100 रुपया लिख रहे हो। लेकिन अगर आपने सिंकिंग फंड का 100 रुपया हर महीने नहीं भरा है और इंटरेस्ट लग रहा है 21%, तो 1 साल में वो 100 रुपया हो जाता है 120 रुपया। लेकिन सिंकिंग फंड रजिस्टर में आप 120 लिख रहे हो या 100 रुपये लिख रहे हो। सिंकिंग फंड इज इंटरेस्ट इंक्लूडेड। So interest on sinking fund forms component of the sinking fund. Sinking fund का जो अमाउंट is not equivalent to service charges. अगर सर्विस चार्जेस को इक्विवेलेंट होता तो आप उसको यूज कर लेते सर्विस चार्जेस के लिए, पर वो सिंकिंग फंड में लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग का रिपेयर आएगा, बड़ा खर्चा आएगा, बिल्डिंग टूट जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड ये निकाल के उसको इमरजेंसी के लिए यूज करेंगे। बाकी जो रूटीन खर्चा है सोसाइटी का, पगार पानी है, गार्डन का है, साफ सफाई का है, स्वीपर का है, वगैरह वगैरह, वो हम सर्विस चार्जेस लेंगे। सो एक्ट एंड रूल्स डू नॉट डिफाइन सैलरीज। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, सैलरीज कितना देना है, बाकी खर्चा कितना देना है, वो एक्ट और रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। बट दिस आर टू बी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी, एंड इफ इट इज आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेंस, हटके है खर्चा, तो जनरल बॉडी में डिसाइड करना है। जैसे लिफ्ट पूरा बदली कर देना है, या लिफ्ट का बहुत बड़ा खर्चा है, मेजर एक्सपेंडिचर है, या पेंटिंग करना है या प्लास्टरिंग करना है, तो जनरल बॉडी के पास में जाना है। लेकिन अगर रूटीन खर्चा है तो वो मैनेजिंग कमेटी को खुद करने का परमिशन बाय डिफॉल्ट है। तो रूटीन खर्चा जो पिछले सारे बैलेंस शीट में रूटीन खर्चा आता जा रहा है। So salaries, expenditure, etc. will be decided by the society MC or GB, general body. Since expenditure types, कौन सा खर्चा का कौन सा अमाउंट है और कितना अमाउंट है, ये सब अलग अलग होंगे। छोटी सोसाइटी का अलग होगा, छोटी सोसाइटी के पास मानो लिफ्ट नहीं है, या एसटीपी प्लांट नहीं है, या जिम नहीं है, या स्विमिंग पूल नहीं है, या क्लब हाउस नहीं है, तो ये सब सारे खर्चे जो मेंटेनेंस के अलग से आते हैं। प्रेजेंटली सोसाइटी levies service and maintenance charges on stereotype orthodox methods on per unit basis, irrespective of small or big or very big size flats. इसके बारे में कोर्ट का जजमेंट था 2003 में। उस समय ये उस जजमेंट में लिखा था कि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस शुड बी ऑन पर यूनिट बेसिस। उस समय जजमेंट में ऐसा लिखा गया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा फ्लैट वाला को ज़्यादा खर्चा लगता है, ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है। और उस जजमेंट में लिखा हुआ था कि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस शुड बी ऑन पर यूनिट बेसिस। वो 2003 की बात थी, लेकिन कानून बदली हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया 97 का 2011 में, जिसमें बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया, पार्लियामेंट में पास हुआ कि सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स united voluntarily
to meet their common needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise and adhering to the cooperative principles and values. 97 का ये हिस्सा 2013 में एमसीएस एक्ट जब अमेंडमेंट हुआ तो 2/27 में ये उसमें जोड़ दिया गया। अभी जो मैंने रीड किया वो 2/27 के लिए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीएस रूल, एमसीएस एक्ट अलग है, एमसीएस रूल्स अलग है। एमसीएस रूल 2 नंबर ब्रैकेट में 5 एंड रूल 9 बोलता है कि सोसाइटी का जो बायलॉज, जब सोसाइटी रजिस्टर हुई 50 बरस पहले, तो सोसाइटी का बायलॉज शैल रिमेन द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। ये शब्दों का अर्थ ये हुआ कि जो बायलॉज आपके उस समय रजिस्टर हुए वही बायलॉज आपके परमानेंटली बने रहेंगे। आप उठा के दूसरा कॉपी, दूसरा पुस्तक लाके ये नहीं बोल दोगे कि मेरा अभी ये बायलॉज है, दैट इज नॉट परमिसिबल। अब प्रश्न ये आता है कि हमको तो ये बोला जाता है कि बायलॉज अडॉप्ट करो, 2014 में अडॉप्ट हुआ, उसके बाद में नवा बायलॉज आया नहीं। नवा बायलॉज कहाँ से आएगा? वो जो आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट में बायलॉज देखते हो वो एक मॉडल है, वो एक सैंपल है, उसको आपको लाना है और उसमें आपको चेंज करना है आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आपका जब बिल्डर या डेवलपर या नॉन कॉर्पोरेशन में आप जब सोसाइटी रजिस्टर करते हो तो उस समय आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। और हम लोग उस समय ध्यान नहीं देते, इसके लिए जो आया वैसा रजिस्टर चलते करते चले गए। अब बायलॉज को अडॉप्ट करने का तो प्रोविजन है ही नहीं एक्ट और रूल्स में, लेकिन बायलॉज को अमेंड करने का प्रोविजन है सेक्शन 13, और उसका जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो है रूल 12 में। और उसका जो तौर तरीका करने का है वो सेक्शन 75 में एजीएम में खाली आप बायलॉज अमेंड कर सकते हो, एसजीएम में नहीं कर सकते हो। और बायलॉज को अमेंड करने का जो अधिकार है वो जनरल बॉडी का है, वो सेक्शन 72 में दिया हुआ है, 72 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 13 read with rule 12 says कि bylaws can be amended as many times as required। आपके बायलॉज को आप अपना टेलर मेड कर दो। कई बार सोसाइटी में होता है कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का कितना लेना चाहिए, कोई प्रोविजन नहीं, बायलॉज में डाल दो ना कि पासपोर्ट के लिए 100 रुपये लगेगा या 1000 रुपये लगेगा, पहली कार का 500 रुपये लगेगा, दूसरी कार का 5000 लगेगा, पासपोर्ट के लिए इन्होंने दिया, राशन कार्ड के लिए इन्होंने दिया, रेसिडेंस के लिए इन्होंने दिया। ये सब आप जो डिटेल्स है बायलॉज के अंदर डाल सकते हो और चेंज भी कर सकते हो सिर्फ एजीएम में। सेक्शन 2/5 में ये बोला जाता है सेक्शन not rule, not rule 25, but section 25 read with bylaw number read with rule 9. Bylaw means bylaws registered under this act, MCS Act, and for the time being in force, and includes registered amendments of such bylaws। दूसरे साल आपने बायलॉ का अमेंड किया तो बायलॉ की अमेंडमेंट की शीट उस बायलॉ में एनेक्स होती है, रजिस्ट्रार का ठप्पा होता है उस पेज के ऊपर, अब तब जाके वो इफेक्टिव होता है। सेक्शन 13 रूल नहीं, सेक्शन 13 में बोल रहे कि अमेंडमेंट विल बी इनवैलिड इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 2 months of passing of the bylaw amendment resolution। Again, this does not say amendments, it says only it does not say adoption, it says amendments।
सेक्शन 14 बोलता है कि रजिस्ट्रार, अपना जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है जिसको डीआर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार बोलते हैं, he may direct you to amend the bylaws. शब्द को गौर करिए, डायरेक्ट अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉस, इट डज नॉट से एडॉप्शन ऑफ द बायलॉस। सेक्शन 16 भी यही बोलता है, सोसाइटी में अमेंड इट्स बायलॉस, नॉट एडॉप्ट। द फर्स्ट बायलॉ ऑफ द सोसाइटी, जब भी आपने सोसाइटी रजिस्टर किया, इज योर परमानेंट बायलॉस एंड द सोसाइटी कैन कीप मेकिंग चेंजेस इन दैट amendments. But due to this rule, totally new bylaws cannot be adopted by way of amendment. कई बार ऐसा बोला जाता है, रजिस्टर बोलता है नहीं नहीं पूरा का पूरा बायलॉ का अडॉप्ट कर लो तो वही अमेंडमेंट कहा जाएगा। तीसरे जो अभी हमारे बाकी के कानून हैं, रजिस्ट्रार को बोलो कि उसको भी वैसे ही पूरा का पूरा ही पुस्तक बदली कर देते हैं, अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है। टिपिकल स्टीरियोटाइप बायलॉज अवेलेबल इन द मार्केट बाय वेरियस पब्लिशर्स, अनेक एसोसिएशन से जो अपना बायलॉज छापते हैं, अनेक फेडरेशन से जो अपना बायलॉज छापते हैं ये बोल के कि भाई हमने कोऑपरेटिव कमिश्नर से अप्रूव करा दिया है उसको। दे आर इन द नेचर ऑफ ए सैंपल और ए मॉडल। आप बिल्डर के ऑफिस में जाते हो जब फ्लैट खरीदने के लिए तो एक मॉडल खड़ा किया हुआ है उसने, वो एक्चुअली बिल्डिंग नहीं है, उसके अंदर पूरा बिल्डिंग आएगी भी नहीं 50 माले की, वो मॉडल है एक, इट्स ए मॉडल ड्राफ्ट। उसको आपको समझना है, आपको सैंपल दिखाता है कि साहब ये बिल्डिंग ऐसी देखिए कि ये गार्डन होगा, ये स्विमिंग पूल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मॉडल को लेके आप अपना बायलॉज हर साल में चेंज करते हो, हर 2 4 5 साल में चेंज करते हो, वो गैर कानूनी है। इट इज लीगली नॉट इन्फोर्सेबल ड्यू टू रूल नंबर 9 which says that bylaw registered during CS registration shall remain the bylaws of the society। ये एक्ट सेक्शन 2/5 में भी बोला गया है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है यहाँ पे कि एमसीएस एक्ट और रूल्स में बायलॉ को अडॉप्ट करने का कोई प्रोविजन है क्या, या एमसीएस एक्ट और रूल्स में बायलॉज को अमेंड करने का कोई प्रोविजन है क्या। तो अडॉप्ट करने का प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन अमेंड करने का, छुट्टा पुट्टा बदली करते रहने का प्रोविजन है सेक्शन 13 रूल 12। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इज अडॉप्टिंग द एंटायर मॉडल बायलॉज अमाउंट्स टू अमेंडिंग द बायलॉज। ये गलत है, टोटली गैर कानूनी है। अभी तक कोर्ट में ये सब चीजें चैलेंज नहीं हुई है, चल रहा है काम तो चल रहा है। एक विचार करने वाला प्रश्न ऐसा आता है कि सोसाइटी को क्या कंटिन्यूसली मिसलीड किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी पता है कि एडॉप्शन का प्रोविजन नहीं है, फिर भी अलाउ करती है। फेडरेशंस को भी पता है कि बायलॉ अडॉप्ट करने का प्रोविजन नहीं है, फिर भी चल रहा है। एसोसिएशंस को भी पता है, फिर भी वो छाप छाप के दिए जा रही हैं। आप फेडरेशन के ऑफिस से बायलॉ को अमेंड करने का फॉर्म लेकर आओगे तो वहां पे एडॉप्शन का वर्ड नहीं है उस बायलॉ अमेंड करने के फॉर्म में, उसमें भी अमेंड लिखा हुआ है, एडॉप्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार और द ऑडिटर has no legal power to refuse registering amendments in the bylaws of society, provided the amendments are not contrary to MCS Act and rules and other laws। other laws का मतलब हो गया, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को अदर लॉ से मतलब नहीं है, लेकिन आप बायलॉज फिर भी एमसीएस एक्ट और रूल्स के हिसाब से बनाओगे। लेकिन बीएमसी एक्ट है, फायर एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट है, उसके विरुद्ध नहीं बना सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बायलॉज में ये लिख देता हूँ कि आपका जो फ्लावर बेड एरिया है वो अगर अपना
दुकान के अंदर ले लूँ या फ्लैट के अंदर ले लूँ या दो फ्लैट को मर्ज करने का प्रोविजन डाल दूँ, जो गैर कानूनी है उसको आप बायलॉज में नहीं लग सकते। इन अदर वर्ड्स, किसी भी एक्ट में और किसी भी रूल्स में, कोई भी लॉ में, इंडियन पेनल कोड हो, बीएमसी का हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, वगैरह वगैरह, जो एक्ट में लिखा हुआ है वो अपने बायलॉज में आप नहीं लिख सकते। रेफरेंस के लिए आप डाल सकते हो, लेकिन उसको चेंज करने का या उसका मतलब बदली करने का अधिकार बायलॉज का नहीं है, सोसाइटी को नहीं है। अमेंडमेंट टू द बायलॉज विल बी लीगली इन्फोर्सेबल एंड इफेक्टिव। अभी आपने ये जो बायलॉज का अमेंडमेंट किया, ये तो आपने जनरल बॉडी में किया। रजिस्ट्रार के पास तो अथॉरिटी नहीं है ये बोलने का कि भाई जनरल बॉडी में किया हुआ है तो मैं उसको ओवरराइड करता हूँ। जनरल बॉडी का जो डिसीजन है उसको ओवरराइड करने का जो पावर है वो तो सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट को है, कोर्ट को है, कोऑपरेटिव कोर्ट, रजिस्ट्रार को नहीं है। तो रजिस्ट्रार ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं साहब ये अमेंडमेंट प्रॉपर नहीं है, ये पर स्क्वायर फीट आपने जो लिखा हुआ है चार्ज करने का ये बरोबर नहीं, इसको पर यूनिट बना के लेके आओ। नहीं सर, ये मेरा डिसीजन है, मैं ऑटोनोमस सोसाइटी हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड हूँ, कितना खर्चा कैसे करना है, कैसा पैसा जमा करना है वो मेरे ऊपर है। आपने एक लिख दिया उसके अंदर कि इंटरेस्ट 21%, लालच में आके हम 20% लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हम वो 21% को कम कर सकते हैं क्या बायलॉज को अमेंड करके? हम कर सकते हैं, कई सोसाइटी ने किया हुआ है। कई सोसाइटी के इंटरेस्ट कंपोनेंट सिर्फ 12% है, कई के 9% है, कई के 18% है, कई के 15% है। जो लालची ग्रेड की सोसाइटी है उन्होंने 20% रखा है, 21% रखा हुआ, आंखें बंद करके। सो एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट in bylaws can be disputed only and only in the cooperative court. No other authority has power to dispute the amendment in the bylaws. Various acts and laws of the country are amended from time to time and inserted. Amendment किया, उसको insert कर दिया भाई, ये वाला सेक्शन डालने का है, 498 था ईपीसी का, तो 498A डाल दिया, पर इंसर्ट किया। पूरा का पूरा चोपड़ा बायलॉस कानून का बदली नहीं होता है। Hence, the entire act of a books is never replaced or say adopted. Similarly, new will be inserted as and when amendment takes place, and amendments can take place several times during the lifetime of the society. I think we will conclude today's discussions and then we will proceed to our question and answer session. But before that, we will take a 2-minute sponsor break. Please hold on till then. Thank you for your patience.
Welcome back, friends. Now we can take up our questions by our friends here. Questions only relating to today's topic. आज का विषय था सर्विस चार्जेस, possibilities to charge on per square feet basis and not on per unit basis. Friends, जिन किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, आपके स्क्रीन पे एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए. We will take up your questions in sequence. We are taking only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. If your video is not switched on, and we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Webinar knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Okay, we'll take up our first question by Mr. Mahadev. Hello. Yes, Mr. Good evening, Mahadev. sir. Am I audible? Yes, please go ahead. Yeah. Sir, my question is, जो फ्लैट ट्रांसफर का जो चार्जेस होता है, as per bylaws, it is 25,000 rupees. But some society they amend in the bylaws and they charge more than that. तो ये लीगल है? सर, जैसे मैंने बताया कि जो सरकार ने जो कानून बना लिया हुआ है ना, सरकार ने कानून बनाया. कानून का मतलब हो गया एक्ट Yes. हो गया, रूल्स हो गया, सर्कुलर्स हो गया, रेजोल्यूशंस हो गया, जीआर जिसको कहते हैं, और डायरेक्टिव्स हो गया. अगर सरकार ने एक चीज के बारे में डायरेक्टिव्स घोषित कर दिया है, रेजोल्यूशन घोषित कर दिया या सर्कुलर घोषित कर दिया, तो उस चीज के बारे में आप बायलॉज में प्रोविजन नहीं डाल सकते, ना चेंजेस कर सकते हो, ना अमेंडमेंट कर सकते हो. तो अभी इसे ही आपने जो बताया कि शेयर ट्रांसफर प्रीमियम की शायद बात की आपने 25,000 रुपीज, करेक्ट है सर? Yes, sir. तो शेयर ट्रांसफर प्रीमियम के बारे Yes, में sir. सरकार ने ऑलरेडी डायरेक्टिव्स निकाल रखा है कि सिटी लेवल पे वो 25,000 रुपीज के ऊपर नहीं लिया जाएगा. तो अब वो कानूनी इन्फोर्सेबल हो गया, अब उसके ऊपर आप नहीं ले पाओगे. अगर आप लेते हो तो कानून का उल्लंघन करते हो. एक्ट में आपका उल्लंघन करने के लिए सजा भी दिया हुआ है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में उल्लंघन करने का अलग से पनिशमेंट और कंपनसेशन वगैरह का भी प्रोविजन दिया है. और अभी तो हाई कोर्ट के भी रूलिंग आ गए हैं उस संबंध में सेम में, कि जो सर्कुलर डायरेक्टिव जो सरकार ने निकाला हुआ है वो फाइनल है. शेयर ट्रांसफर प्रीमियम छोटी सोसाइटी हो या बड़ी सोसाइटी हो या जैसा भी हो, 25,000 रुपीज इज द मैक्सिमम. तो आप बायलॉज में उसको अमेंड नहीं कर पाओगे. मतलब आप गोल्डन रूल ऐसा समझिए कि एक्ट में जो लिखा हुआ वो है, डायरेक्टली रूल्स में जो लिखा हुआ है, सर्कुलर में जो लिखा हुआ है, जीआर में जो लिखा हुआ है और डायरेक्टिव्स में जो लिखा हुआ है, उसको आप बायलॉज में चेंज नहीं कर सकते. यस सर. ओके सर. सर डायरेक्टिव्स कहाँ मिल सकते हैं सर? कहाँ पे वे देख सकते हैं? गूगल सर्च कर लीजिए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट में चले जाइए, सरकारी वेबसाइट है, वहां पे मिल जाएगा. थोड़ा सा मेहनत करोगे सर, मिल जाएगा, पक्का मिलेगा. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके बाय सर. मिस्टर थैंक यू. प्रकाश. मिस्टर प्रकाश बावनकर. हेलो. हाँ, आपका वीडियो आप स्विच ऑन करिए सर. सॉरी. हाँ, सॉरी.
एक्चुअली मैं गुजरात से हूँ, तो एक्चुअली कानून 99% सेम है, तो क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अडेप्टेशन ऑफ बायोलॉजी के ऊपर? सॉरी, आप? मैं गुजरात से हूँ, लेकिन 99% सेम एक्ट है। करेक्ट है। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बायोलॉजी के ऊपर? यस प्लीज। हाँ, तो ये जो गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का जो रूल्स है, उसका 5 में बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया है सर। उसमें ऐसा लिखा है, वेयर सोसाइटी हैज बीन रजिस्टर्ड, द बायोलॉज सबमिटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 shall, subject to any modification approved by the registrar and adopted at general meeting having a quorum by majority of not less than 2/3 of the members। मतलब अप्रूव किया पहले जब रजिस्टर किया था सोसाइटी ने, मतलब जो मुख्य प्रमोटर ने, और उसको बाद में आप जीबीएम में इलेक्शन करते हैं और वो अडॉप्ट करते हैं। मतलब इसका डिफिनेशन का ऐसे मीनिंग मैं समझ रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं लेकिन अडॉप्शन होता नहीं है। नहीं, आपने उसको ठीक से पढ़िए। आपने जो शब्द यूज किया एडॉप्ट के पहले का क्या शब्द यूज किया? अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर एंड अडॉप्टेड एट जनरल मीटिंग। अप्रूव्ड। कैन यू रीड इट वंस अगेन? Yes, yes. Where a society has been registered, the bylaws submitted under subsection 1 of section 8 shall, subject to any modifications. Okay, now wait. Subject to any modifications. Okay. So subject to any modifications का मतलब क्या हुआ सर जी? अगर मैं ऐसा समझता हूँ, जिन्होंने रजिस्टर कर लिया लेकिन जीपीएम में लाए और उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया और बाद में फिर ये अडॉप्ट किया और फिर उनको फिर अप्रूव किया। तो आपने चेंजेस का मतलब का वर्ड अमेंडमेंट वर्ड यूज किया सर आपने? मैं ऐसा समझ रहा हूँ, अमेंडमेंट समझ सकते। तो अमेंडमेंट कहाँ पे किया आपने? जनरल बॉडी में किया। हाँ, ठीक है। अब जनरल बॉडी में अमेंडमेंट कर लिया। यस। पूरे जनरल बॉडी में अमेंडमेंट किया, उसके बाद में जनरल बॉडी बोलती है कि मैं इसको पास करता हूँ। ओके। तो जनरल बॉडी में पास किया उसको, अमेंडमेंट को, उसको शब्द आप यूज कर सकते हैं एडॉप्शन का। बट इट डज नॉट मीन एडॉप्शन ऑफ द बायलॉज, because the words are very clear, changes in the bylaws, that is called amendments, modification. बट फर्स्ट टाइम जब वो मतलब वो जो जनरल बॉडी में फर्स्ट टाइम जब आपने वो ये करती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अडॉप्ट, मतलब क्या बोल रहे थे हम, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको अडॉप्ट बोल सकेंगे ना हम? नहीं, उसको अमेंड का आपने बोला ना, मॉडिफाई का शब्द यूज किया ना अभी आपने। एक्ट में क्या रीड किया अभी? हाँ, सब्जेक्ट टू एनी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस। तो पहले मॉडिफाई करोगे, इजंट इट? बाद में अप्रूव होगा रजिस्टर और फिर बाद में अडॉप्ट होगा। जनरल बॉडी हैज टू अडॉप्ट दैट अमेंडमेंट्स। ओके। अगर इफ द जनरल बॉडी इज सेइंग कि मेरा 200 बायलॉ में 200 क्लॉजेस है, तो मैं सब का सभी अमेंड कर देता हूं। तो आपका 200 का बायलॉज को अमेंड करने के लिए, अगर एक बायलॉज को अमेंड करने के लिए जनरल बॉडी में डिस्कशन और चर्चा करोगे भी 10 मिनट भी, आपके बायलॉज की बुक में अगर मानो 200 बायलॉज हैं, तो कितना समय लगेगा प्रकाश जी 10 मिनट एक बायलॉ को लेके? कितने दिन लगाओगे आप उसके अंदर? काफी दिन लग जाएंगे। एग्जैक्टली। तो बायलॉज का अमेंडमेंट आप खाली उतना स्पेसिफिकली ही कर सकते हो, और स्पेसिफिकली करने के बाद में जनरल बॉडी बोलता है ठीक है भाई, हम सारे जन मंजूर करते हैं। थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर होता है। अभी जैसे हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजी का मतलब का शब्द अलग निकलता है, गुजरात में अलग निकल आता है, दिल्ली में अलग निकलेगा, साउथ इंडियन में अलग निकल आएगा। तो हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून लिखते हैं वहां पे बैठ के, तो अगर प्रॉपरली ध्यान देंगे तो एक स्ट्रीमलाइन बनेगा। और अगर आप स्ट्रीमलाइन नहीं करोगे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि कानून में लूप होल्स छोड़ने का, जानबूझ के छोड़ो, ये अनजाने में छूटे, अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है वो। तो इसीलिए कोर्ट बने हुए हैं कि आपने भाई टेढ़ा मेढ़ा काम कर दिया तो कोर्ट में आना, फिर कोर्ट में हम बोलेंगे कि भाई आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। इंडिया है, डेमोक्रेसी है सर। कीप ऑन एडजस्टिंग, कीप ऑन एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज गिवन टू यू। एनीवे, थैंक यू मिस्टर प्रकाश फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर अनिल वर्मा। मिस्टर अनिल वर्मा, ओके।
Next question is by Mr. Mahadev Puranik. Good evening, sir. Good evening, You sir. are able to hear? Hello? Go ahead, sir. I'm listening, sir. Yeah. Hemant, sir, just wanted to know what you said. We agree that we can amend the bylaws to make service charges based on per square feet basis. But since there is no, we at least we have not come across any order of deputy registrar granting such service charges on per unit basis, so per square feet basis, or since there is no court order convincing to the members or to going to registrar would generally take a lot of time to approve this thing. So just wanted your guidance. As I explained to you, Sarji, you are what? A society. You are what? An autonomous body. You are what? A democratically controlled institution. You are what? कि भाई मेरे को कितना खर्चा किस चीज में करना है वो सरकार डिसाइड करेगी मेरे लिए कि मैं डिसाइड करूंगा. मेरे को क्या क्या सोसाइटी में करना है, कितने सिक्योरिटी गार्ड रखने हैं, कितने मैनेजर रखने हैं, कितने स्वीपर रखने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सोसाइटी डिसाइड करेगी. अगर मेरे को 4 सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो मेरा 40,000 का पगार जाता है और मेरे सोसाइटी में सिर्फ 4 ही फ्लैट है, 40 फ्लैट है, सॉरी 40 फ्लैट है, तो सबको 1,000 का एक खर्चा आता है. वो छोटे फ्लैट वाला बोलता है कि सर मेरा तो 1 रूम किचन फ्लैट है. दूसरा वाला बोलता है मेरा तो 5 BHK का फ्लैट है. पॉसिबल है ना? आपने देखा होगा ऐसे सोसाइटी. आजकल वैसी सोसाइटी बहुत सी नहीं बन रही है. अब उसके ऊपर अगर हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा बात करते हैं तो क्या कानून में बायलॉज को अमेंड करने का प्रोविजन है या नहीं है? मैंने आपको बताया अभी. सेक्शन 13 है, रूल 12 है, रेड विथ सेक्शन 75, फर्दर रेड विथ सेक्शन 72 में ऐसा लिखा हुआ है कि जनरल बॉडी ने जो डिसाइड किया वो फाइनल है. अगर जनरल बॉडी ने डिसाइड किया वो फाइनल है तो क्या रजिस्ट्रार के पावर में है क्या उसको चेंज करने का? जनरल बॉडी का डिसीजन को कहाँ चैलेंज होता है साहब? रजिस्ट्रार के पास में या कोऑपरेटिव कोर्ट में? अगर आप कहेंगे कोऑपरेटिव कोर्ट में तो रजिस्ट्रार का क्या काम है उसके अंदर? रजिस्ट्रार क्या क्या बोलता है? सब आपने तो जनरल बॉडी में पास किया हुआ है, आप मेरे पास लाए हो, कानून के दायरे के अंदर ही है तो मैं अप्रूव करता हूँ. मैं अप्रूव नहीं करता हूँ तो मैं उस पर अपील फाइल करूंगा. आप अपील में भी वो उसका जो बॉस है वो बोलता है नहीं नहीं मैं भी नहीं देखता हूँ क्योंकि ऐसा कोई केस आया नहीं है तो मैं फर्दर हाई कोर्ट में जाऊंगा. जैसे हाई कोर्ट में कोई गया ना 2003 में, वो बोला कि नहीं नहीं पर यूनिट के हिसाब से ही चार्ज करना है. अगर आप वो जजमेंट देखेंगे तो उसके अंदर बायलॉज में पर यूनिट लिखा था. लेकिन अगर आप वही हाई कोर्ट को बोलेंगे कि सर हमारे बायलॉज में तो पर स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, ये रहा उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड बायलॉज, तो क्या हाईकोर्ट बोलेगा कि नहीं नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मैं नहीं मानता हूँ? क्या हाईकोर्ट बोलेगा कि वो सेक्शन 227 है वो भी नहीं मानता हूँ मैं? क्या हाईकोर्ट ये बोलेगा कि सेक्शन 2(5) है जिसमें लिखा हुआ है कि बायलॉज जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया वही फाइनल है? कोर्ट एक्ट और लॉस को अपहोल्ड करता है, करेक्ट है? तो ये तो एक बात ऐसी हो गई कि आप कोशिश करो, हमने कोशिश नहीं किया हुआ है, इसके लिए हम ऐसे से बातें करते रहते हैं. Yes. और इसीलिए हर सोसाइटी भेड़ चाल की तरह उसको फॉलो करती जाती है. तो हमको एक बार कोशिश करना है. और और आपके जानकारी के लिए जैसे मैंने बता दूं, कई सोसाइटी में ये है ऑलरेडी कि जहाँ पे पर स्क्वायर फीट का प्रोविजन कर रखा है उन्होंने. कई एसोसिएशन में भी है, रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, कॉन्डोमिनियम से. और आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा, कोर्ट का भी जजमेंट है कि एसोसिएशंस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले सकती है. अगर एसोसिएशन ले सकती है उनके बायलॉज के हिसाब से, तो हमारे बायलॉज को चेंज करके हमारे बायलॉज में भी हम पर स्क्वायर फीट ले सकते हैं.
कानून में अरेंजमेंट है सर उसका, हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ, एक्टिवेट करने वाली बात है। और कोई प्रश्न Thank you, वहां sir. सर? वहां सर? Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हरीश पालकर। मिस्टर हरीश प्लीज। मिस्टर हरीश पूछिए सर, आपका प्रश्न पूछिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रोटेरियन मिस्टर विजय गोयल सर। गोयल साहब। Yeah. Now, my question is, ये जो ट्रांसफर फीस है फ्लैट्स की 25,000, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है? सोसाइटी का जो भी चार्जेस है, हाँ जी, जो भी चार्जेस है हाँ, सोसाइटी का, उस पे जीएसटी हाँ। एप्लीकेबल है। इंक्लूडिंग दिस, ओके, सो प्रॉपर्टी टैक्स सोसाइटी का चार्जेस नहीं है, यस, बीएमसी का चार्जेस है ना वो तो। हाँ, तो जो सोसाइटी का चार्जेस उस पे जीएसटी देना है। जीएसटी का पैरामीटर है 20 लाख रुपया का टर्नओवर होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ओके, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके क्राइटेरिया में देखते हुए आप ये बोल सकते हैं क्लब हाउस का फीस है जीएसटी लगेगा, पार्किंग का है जीएसटी लगेगा, ये सब सोसाइटी के चार्जेस है। डोनेशन लिया, कॉर्पस फंड लिया, फला ठिकाना लिया, सब के ऊपर जीएसटी लगना है आपको। माय पर्टिकुलर दिस इज माय पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 25,000 प्लस जीएसटी। यस, ओके, क्लियर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। मिस्टर हरीश, यू वांट टू कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चन? मिस्टर पालकर, हरीश पालकर जी। माय क्वेश्चन इज सर, हमारे सोसाइटी में एक कमर्शियल यूनिट है और हमारे फ्लैट्स है, तो कमर्शियल यूनिट के लिए क्या 5 टाइम्स हम जो चार्जेस होते हैं मेंटेनेंस वो हम लगा सकते हैं क्या? सोसाइटी के अभी जैसे फ्लैट नंबर रेसिडेंस फ्लैट नंबर 101 को आपने मेंटेनेंस चार्जेस लगाया 500 रुपया, और सोसाइटी के शॉप का नंबर है 10, उसको मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगाना चाहते हैं आप? जहाँ पे और सोसाइटीज में जो मेंटेनेंस चार्जेस फ्लैट के लिए आता है उससे 5 टाइम्स चार्ज करते हैं, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे ही प्रोविजन चल रहा है कि हम भी कमर्शियल यूनिट के लिए 5 टाइम्स लगाएंगे, तो क्या ये सही रहेगा सर? आपने बायलॉज में वैसा अमेंडमेंट कर रखा है क्या कि पहले माले वाले को इतना लगेगा, दूसरे माले वाले को इतना लगेगा, दुकानों को इतना लगेगा, ऑफिसेस को इतना लगेगा? अगर आपने ये सब अमेंडमेंट कर रखा नहीं, है ऐसा अपने कोई bylaws नहीं कर रखा है नहीं तो सर, ऐसा बायलॉज कोई में तो amendment आपने नहीं। एक ही रखा है वो 65, 66, 67 में कि Yes, मेंटेनेंस sir. चार्जेस विल बी इक्वल, शब्द है इक्वल Yes, sir. करके लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आपने उसमें ऐसा लिखा होता राइट सर। कि दुकान को इतना लगेगा, 7वें माले को इतना लगेगा, अगर आपने वैसा लिखा हुआ है तो आप बायलॉज को आपको फॉलो करना है, फिर कानून में बंदिश होगी। ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि उस तो सर्वसम्मति से बायलॉज बनाया हुआ है और रजिस्ट्रार के अप्रूवल भी लिया हुआ है, राइट, तो कानूनी इन्फोर्सेबल हो गया वो। राइट सर। थैंक यू पालकर साहब। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन इज बाय इंदिरा काले। इंदिरा काले। Okay, next question is by Mr. Francis Menezes. Regarding Mr. Francis, go ahead, please. regarding the fund collection, sinking fund, reserve fund, repair, maintenance, this fund after collecting, after completing 1 year, you should keep it in the bank fixed deposit before or after the completion of year. The audit report always says that FD, you should create FD, but years and years, the MC is not doing it. What are the action to be taken? Typically, such any fund which is there, any fund I'm saying, I'm not saying service and maintenance charges, etc. So if any funds are there, sinking fund, repair fund, वगैरह वगैरह,
कॉर्पस है या और कुछ भी आपने अगर अभी सोसाइटी को अलग अलग फंड जमा करने का अधिकार दे दिया, यू कैन जनरेट एंड डिमांड different type of funds from the society after amendment of 2019. So if there is sinking fund before the end of financial year, that is 31st March, you have to transfer the entire sinking fund amount for FD and earmark the same as sinking fund FD in your balance sheet. If you have not done it, that much amount should be there in the balance sheet, and after 31st April also, by making adjustments in your balance sheet, in your accounts, you can transfer that to the sinking fund, make a remark that is called audit rectification report, and change it accordingly. It's not a problem, with the consent of your auditor, with the consent of your managing committee, with the consent of your accountant. So these are all things which can be done. It can be done very easily, not a problem. Okay, our next question is by Mr. Indira Kale. नमस्ते सर। नमस्कार साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बायलॉज है सोसाइटी के, इन्हें हमें किस हद तक एक दर्जा देना चाहिए, या वही सब कुछ मान के, जैसे आपने बोला कि उसमें आप चाहो तो अमेंडमेंट अपने हिसाब से जनरल बॉडी में कर सकते हैं, तो पूरे तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो हम चाहे उसको हम करें, तो सिर्फ इस बायलॉज को गाइडलाइंस समझ के करें या इनको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है? टिपिकली बायलॉज है एक गाइडलाइंस, लेकिन अगर आपने इंटरनल गाइडलाइंस है, अब एक उदाहरण लेते हैं, कई सोसाइटी में ऐसा डिस्प्यूट निकलता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स चाहिए मुझे, है ना, फ्लैट बेचने के लिए, टेनेंट रखने के लिए, पासपोर्ट के लिए, कई बार अनेक पर्पजेस के लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, किसी को लोन के लिए चाहिए होता है वगैरह। तो सोसाइटी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। आपका लेटर हेड लगता होगा, आप टाइप करते होंगे, क्योंकि पगार पानी तो मिल नहीं रहा है एमसी को। आपने अगर सोसाइटी के मैनेजर रखा हुआ है, तो अगर दिन का उसका पगार 100 रुपया होता है उदाहरण के तौर पे, तो आपने अगर एक एनओसी के लिए अप्लाई किया, तो मैनेजर का कुछ पगार उसके अंदर यूज हुआ, इजंट इट? तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ये प्रपोजल डाल सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स है, इनका फला चार्जेस हमको लेना चाहिए। तो डिसाइड कर लिया, सेम प्रपोजल आप मैनेजिंग जनरल बॉडी मीटिंग में लेकर जाओ। सेक्शन 75 में आपके जनरल बॉडी मीटिंग करनी है, एजीएम, उसके अंदर ये प्रपोजल को पास करा दो चर्चा के बाद में। अमेंडमेंट ऑफ बायलॉस के अंदर हमको ये नॉन ऑक्यूपेंसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के फला चीज़ें डालनी है, चेंज करो और जाके अमेंडमेंट करवा लो बायलॉज में। एक बार करवा लिया तो कानूनी तौर पे वो बायलॉज में जो अमेंडमेंट है वो सब पर लागू पड़ेगा। एक वन मोर सेंस, एक छोटा सा है कि अगर जैसे कि बायलॉज में लिखा हुआ है कि 25,000 रुपए एक ट्रांसफर का हम ले सकते हैं, बायलॉज में नहीं लिखा हुआ है सर वो, या फिर तो किसे की हाँ वो एमसीएस ओके, वो एक डिपार्टमेंट के डायरेक्टिव में लिखा हुआ है। ठीक है सर, उस एक्ट के अंदर में अगर 25 हमको लेना है, लेकिन हमें 1 लाख रुपए लेना है, तो हमने 25,000 लिया और 75,000 रुपए अगर सामने वाला बोलता है कि मुझे आपको सोसाइटी को डोनेशन देना है, तो ऐसे स्थिति में 25,000 हम उस हेडिंग के अंदर तो जमा कर लेंगे, 75,000 एज ए डोनेशन हमें जमा करने में कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। आपको वैसा पहले अमेंडमेंट बनाना पड़ेगा आपको आपके बायलॉज में कि आप क्या क्या फंड ले सकते हो सोसाइटी से, मेंबरों से। कॉर्पस फंड ले सकते हो, यस नो यस। फेस्टिवल के लिए फंड्स ले सकते हो, यस नो, जो भी कुछ है। भाई आपने बाहर जूता रखने के लिए ये पेनल्टी लगानी है, सड़क में
फ्लैट के बाहर कचरा रख दिया, साइकिल रख दिया, ये कर दिया, आप जो भी कुछ करना चाहते हो, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में चर्चा करिए, जनरल बॉडी के पास लेकर जाइए, वहां पे फिर से चर्चा होगी, क्योंकि वो सेक्शन 75 में वो जरूरी है चर्चा करना, सेक्शन 72 के हिसाब से ये दोनों तीनों कानून लागू पड़ने जरूरी है। तो आपने वो कर लिया तो वो लागू पड़ जाएगा, आप जो मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। आपको फंड्स रेज करना है, अनेक प्रकार के, समझो 4 प्रकार के फंड्स रेज करने हैं आपको, तो आप चेंज कर लीजिए। अभी आपने कहा कि सिंकिंग फंड, हमारे बायलॉ 13 नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि 0.25% मिनिमम लिखा हुआ है। तो हम सोसाइटी में क्या भेड़ चाल की तरह हम क्या करते हैं, 0.25 ही लगा रखा है हमने कई सालों से। 50 बरस की बिल्डिंग के पहले जब बनी थी तो 0.25% था, है ना। एक सिंकिंग फंड 25 रुपए लेते थे। 50 बरस के बाद में सिंकिंग फंड का वो 25 रुपया से बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है क्या? सिंकिंग फंड क्यों लिया जाता है कि एक साथ में मेंबरों के ऊपर बोझ आना पड़े। अभी आपको कहा गया है कि सर बिल्डिंग को रिपेयर करना है, 100 फ्लैट है, 1 करोड़ का खर्चा है, सबको 2-2 लाख रुपए देना है, या 3-3 लाख देना है, या 5-5 लाख देना है, या 50-50 हजार देना है। आप नहीं, आप रिटायर हो गए, बीमार पड़ गए, हाथ पैर टूट गया, नौकरी चली गई, कुछ भी हो गया, तो कहाँ से पैसा लेके आओगे? ऐसे सब चीजों के लिए प्री प्लानिंग किया जाता है, और वो प्री प्लानिंग का जो हेड ऑफ अकाउंट है उसको आप ऐसा समझिए कि वो सिंकिंग फंड हो गया, रिपेयर फंड हो गया, रिजर्व फंड हो गया, कॉर्पस फंड हो गया, एक्स्ट्रा रिपेयर फंड हो गया, ये सब हेड ऑफ अकाउंट्स है, बायलॉस में डाल के अमेंड करा के पैसा जमा कर सकते हो। नहीं सर, जो 75,000 रुपए हम लेंगे वो सिंकिंग फंड या वो एक ही आदमी से हम सिंकिंग फंड में लेके नहीं डाल सकते, लेकिन हम पर्टिकुलर एक आदमी से 75 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसको किस हेडिंग के अंदर डालना चाहिए? क्योंकि डोनेशन में ले अगर लीजिए ना सर, डोनेशन में ले लीजिए। बस तो डोनेशन इज अ राइट हेडिंग। यस, डोनेशन को डिफाइन करिए, डोनेशन को डिफाइन करिए, डोनेशन का पैसा कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? बोलेंगे कि सामने वाले ने खुशी से तो बिल्डिंग की तरक्की के लिए हमको दिए। करेक्ट है, वो तरक्की बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है कि कोई इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है? इंडिविजुअल के लिए ऑफ कोर्स नहीं सर। करेक्ट, तो अगर बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है तो बिल्डिंग में किस चीज के लिए दिया हुआ है? बिल्डिंग आगे अच्छी तरह से रहे, जैसी अभी दिख रही है ऐसे ही रहे, जो फंड आपके पास है उसमें और एक्स्ट्रा हो जाए। तो और ये जो आप कहाँ डिफाइन करोगे? आपने जो बोला कि हमको जैसे दूसरे लोग हैं हमारे जो पर्टिकुलर एक एज में जाने के बाद नहीं दे पाएंगे, तो वो एक प्रोविजन इनडायरेक्टली उसमें हो सकती है। काले साहब मुझे ये बताइए, चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। काले साहब मुझे ये बताइए कि आपने एक आदमी से 75,000 रुपए ले लिया डोनेशन का, ठीक है, डोनेशन किस चीज में वापरोगे, उसका क्या टर्म्स कंडीशंस होगा, ये आपको डिफाइन करना है। ठीक ठीक है, अब उसमें आप ये लिखोगे कि सर ये डोनेशन आया, ये सोसाइटी के रिजर्व फंड में डालेंगे हम, या ये फंड में डालेंगे, और ये फंड को हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए यूज करेंगे, ये आपको डिफाइन करना है। राइट है, सोसाइटी के यूज के लिए। आप बोलोगे कि डोनेशन आ गया, चलो भाई 75,000 रुपए एक आदमी से आया, अब बाकी के 75 मेंबर है तो सबको 1,000 रुपए का सर्विस चार्जेस में कम कर देते हैं। एग्जैक्टली, सो इफ इट इज नॉट लाइक दैट then you have to define it somewhere, otherwise you will be misappropriating that fund and you will be leaving off that particular आदमी, है ना। उसके बलबूते पे आप सोसाइटी चलाओगे। एक ही लाइन से वो 75,000 रुपए मैंने डोनेशन के रूप में जमा किए, उसके बाद मैंने उसको अब डिफाइन किया कि मैं ये सिंकिंग फंड में डाल रहा हूँ या रिपेयर फंड में डाल रहा हूँ, उसके बाद वो चैप्टर क्लोज होता है, वो हेडिंग भी क्लोज होता है। और सिंकिंग फंड का रिपेयर फंड में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि सिंकिंग फंड रिपेयर फंड का एक रजिस्टर है, उसके अंदर ऊपर नीचे अमाउंट नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, लेकिन आप एक और रजिस्टर बना सकते हो अलग फंड के लिए, बाय बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करने की बात है। अच्छा, फॉर इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी रिपेयर एनीथिंग हेडिंग लाइक दैट, फॉर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। कंपाउंड वॉल टूट गया, लिफ्ट गिर गई, पानी का पंप खराब हो गया,
ये सब बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जो हम कौन सा फंड यूज कर लूँ उसके लिए, मैं सर ये इस फंड में से इतना निकाल लेता हूँ, उस फंड में से उतना निकाल लेता हूँ, ये सब प्रोविजन डालना पड़ेगा आपको पहले से। एनीवे, थैंक यू मिस्टर काले फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्ते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिथेश पजारे, प्लीज। मिस्टर मिथेश, वेलकम। गुड इवनिंग सर। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बायलॉज अडॉप्ट नहीं कर सकते, पर जब सोसाइटी रजिस्टर होती है और पहली एजीएम होती है, उसमें एक रेजोल्यूशन होना चाहिए जिसमें बायलॉज अप्रूव करते हैं ऑल द मेंबर्स। इज दिस करेक्ट? When you are registering a society, before registering the society, सोसाइटी रजिस्टर करने के पहले जब आप रजिस्टर करने को जाते हो तो उसी समय आपको बायलॉज को रजिस्टर करना है। उदाहरण के तौर पे आप सोसाइटी को रजिस्टर करने 10 जनवरी को जाते हो, तो उस 10 जनवरी में को आपकी सोसाइटी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन प्रपोजल डाला हुआ रजिस्ट्रेशन को। तो प्रपोजल में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोगे साहब को, रजिस्ट्रार साहब को? वो फॉर्म ABCD दोगे, है ना? फॉर्म ABCD दोगे और डिक्लेरेशंस दोगे और एफिडेविट दोगे और बायलॉज की कॉपी दोगे जो आपको अपने सोसाइटी के लिए फाइनल किया है। तो आपका वो डेवलपर देता है, ये बिल्डर देता है, या सोसाइटी के, अगर सोसाइटी के खुद ही के लोग रजिस्टर करने जाते हैं तो तब खुद ही देते हैं। तो जब वो दे दिया जाता है तो उसको एडॉप्शन या अमेंडमेंट नहीं बोलते, वो फर्स्ट आपका बायलॉज है ना, सेक्शन 2/5 में और रूल नंबर 9 में लिखा हुआ है। उसके बाद में सेक्शन 2/5 और रूल 9 नहीं लगता, उसके बाद में सेक्शन 13 और रूल 12 लगना शुरू हो जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, लेकिन करना चाहिए वो चीज। और कोई प्रश्न है सर? हाँ, इसी में एक आई थिंक एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार का एक ऑर्डर है। जब हमारा सोसाइटी, एक्चुअली हमारा सोसाइटी पुराना था, 7 सोसाइटीज, उसका फिर सेपरेट होके एक सोसाइटी बना, तभी रजिस्ट्रार से एक ऑर्डर आया था जिसमें लिखा था कि आप आपके बायलॉज एजीएम में अप्रूव करो 3 महीने के अंदर। इसलिए कंफ्यूजन ये है कि हम पुराने बायलॉज फॉलो करो या फिर नए बायलॉज अप्रूव करें। आपने जब सोसाइटी का विभाजन किया, 7 सोसाइटी का अलग अलग 7 सोसाइटी बनाई, एक सोसाइटी का 7 अलग अलग सोसाइटी बनाई है, हाँ। तो 7 सोसाइटी का 7 अलग अलग नाम भी मिला होगा आपको। हाँ, तो 7 सोसाइटी का नाम मिलने के वक्त उस दिन जो आपने बायलॉज की कॉपी रजिस्ट्रेशन पेपर्स के साथ में दिया, रजिस्ट्रेशन पेपर्स तो देना है आपको। हाँ, उस सोसाइटी में कौन कौन मेंबर है, किनके कितने फ्लैट के अगेंस्ट में कौन सा मेंबर जाएगा, वो सब तो डिटेल देना पड़ेगा ना। यस। तो दोगे तो उस समय बायलॉज पे देना है। दैट विल बी योर फर्स्ट बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। पहले का बायलॉज जो था मास्टर सोसाइटी का, वो खत्म हो गया अभी। पर उसका एजीएम के अप्रूवल से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? जब आप सोसाइटी रजिस्टर करते हो तो वो जनरल बॉडी में अप्रूवल लेके ही, विभाजन के वक्त अप्रूवल लेके ही सारे काम होते हैं। वो खाली सिर्फ बायलॉज को नहीं होता है। ठीक है सर, और एक छोटा सा क्वेश्चन है। इट इज रिगार्डिंग द नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। अभी क्योंकि आपने कहा कि सोसाइटी ऑटोनॉमस है एंड एजीएम इज सुप्रीम, तो अगर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कोई सोसाइटी मोर देन 10% चार्ज कर रहा है, सो इज दैट वैलिड नाउ? ओके, मैंने ये तो कह दिया कि सोसाइटी ऑटोनोमस है, जनरल बॉडी डिसीजन सुप्रीम है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि सरकार का जो डायरेक्टिव्स और सर्कुलर्स और जीआर निकले हुए हैं उसके विपरीत आपका जनरल बॉडी सुप्रीम नहीं हो सकता। तो एनओसी चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस के लिए सरकारी डायरेक्टिव्स लिखा हुआ है, it is going to be 10% of the service charges, 10% of the service and maintenance charges, which does not include sinking fund and repair fund and other funds. करेक्ट। तो अगर ऐसा सरकार का डायरेक्टिव है तो आप 10% का 0.25% भी नहीं कर सकते हो, हाँ। और 10.25% भी नहीं कर सकते हो।
तो फिर हाँ, उस केस में लेकिन एजीएम का रेजोल्यूशन बायलॉज को अमेंड करके नॉन ऑक्यूपेंसी से संबंधित कई चीजें जोड़ सकते हो, शिफ्टिंग चार्जेस जोड़ सकते हो, है ना, टेनेंट को पार्किंग चार्जेस 4 टाइम्स लगेगा वो जोड़ सकते हो, ओके ऐसे कई चीजें जोड़ सकते हो बायलॉज में अमेंड करने के बाद में। ओके तो वो लीगल हो ओके गया, तो वो एनओसी का चार्जेस समझ के लेते जाना उस समय। ओके सर थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर अनूप कुमार। मिस्टर अनूप कुमार, ओके, हेलो हाँ बोलिए हेलो सर, बोलिए सर। सर अभी जैसे बात किया कि ये डोनेशन ले सकते हैं, तो ये कंपलसरी ले सकते हैं क्या डोनेशन, ये 25,000 के अलावा? सब डोनेशन तो दान होता है ना, वो कंपलसरी कैसे खींचेंगे किसी की जेब से? नहीं वही मेरे को, क्योंकि ये अभी ये साहब ने बोला इसके पहले थोड़ी देर पहले कि हम 75,000 डोनेशन ले लेंगे। अगर वो बोलेंगे कि नहीं, हाँ एक को लिया नहीं, फिर हर उन्होंने एक को शब्द लिया। यूज किया, अनूप कुमार जी, उन्होंने शब्द यूज किया वॉलेंटरी, मतलब मन मर्जी से उठा के मेरे जेब से ले ये निकाला और तेरे को दे दिया, ऐसा करके। तो जब ऐसा करके अगर अपने को मिला हुआ है तो वो वॉलेंटरी मिला, जबरदस्ती नहीं मिला हुआ है। और अगर वॉलेंटरी दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। एक डिक्लेरेशन होता है कि मैं वॉलेंटरी दे रहा हूँ फलाना ठिकाना, ऐसा वैसा करके लिखा के लेना पड़ता है, ताकि वो आगे चल के ये नहीं बोले कि मुझसे जबरदस्ती लिया हुआ है ना। नहीं प्रोसीजर, ऐसे छोटा सा प्रोसीजर है। उसके बहुत सारे मैटर है कि जिसमें वो लिखा के नहीं देते, फिर वो सोसाइटी को प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। सोसाइटी को प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ कानूनी लूपहोल्स है। प्रतिक्रिया करना चाहिए। हमें नहीं पता, हम नहीं करते हैं तो वो लूपहोल माना जाता है, फिर वो सामने वाला उस चीज को एडवांटेज लेता है। वो क्यों एडवांटेज लेगा? जब मैनेजिंग कमेटी दादागिरी करनी शुरू हो जाती है, साधारण और आम बात हो गई है कि 100 मैनेजिंग कमेटी में से 90 लोग अपने मेंबरों के साथ में कुर्सी पे आने के बाद में दादागिरी करनी शुरू दादागिरी करते करते हैं। हाँ, अपने खुद का बेटा होगा, बेटी होगी या भांजा होगा या दोस्त होगा, उसके साथ भी शुरू हो जाते हैं। कुर्सी की इतनी गर्मी होती है सर, इतनी ताकत होती है। हाँ वो महसूस कर रहा हूँ, मालूम मालूम है मुझे भी। ठीक है, धन्यवाद सर फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर अरुण सनदिया। मिस्टर अरुण सनदिया सर। अरुण जी वो अनम्यूट करिए ना माइक्रोफोन को। जी जी, हेलो या हेलो। गो अहेड सर। हाँ हेमंत सर, नमस्ते सर। सर एक्चुअली एक तो डोनेशन हम अदर देन अगर ट्रांसफर प्रीमियम ले रहे हैं तो आई थिंक मैं एक सोसाइटी में कॉमन एम्यूनिटीज फंड की तरीके से वी आर गेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम दैट 25,000। बट मेरा क्वेश्चन जो है सर ये है कि डीम्ड एडॉप्टेड जैसे मॉडल बाईलॉज हम एप्लीकेबल जो होता है डायरेक्टिव फ्रॉम अथॉरिटीज, अब हम लोग एक सोसाइटी में सर यही का मतलब पर स्क्वायर फुट वाइज चार्ज कर रहे हैं और वो मॉडल बाईलॉज जो है ऑलरेडी डीम्ड एडॉप्टेड के वे में है। तो कभी कोई अगर मेंबर, हाउएवर जनरल बॉडी ने यही डिसाइड किया है कि स्क्वायर फुट लीजिए इंस्टेड ऑफ यूनिट वाइज, अगर कोई मेंबर अगर कभी पॉसिबली अगर डिस्प्यूट रेज करके डेप्यूटी रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव कोर्ट में जाता है तो मैनेजिंग कमेटी में कम इन एनी प्रॉब्लम सर? ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज गाइड अस। अगर आपने बायलॉज को अमेंड कर दिया है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेने के लिए, इफ यू हैव अमेंडेड द बायलॉज एंड हैड इट रजिस्टर्ड विद द कोऑपरेटिव रजिस्टर, जनरल बॉडी में सिर्फ डिसीजन लेने से कि हम पर स्क्वायर फीट लेंगे वो कानूनी तौर पे फिट नहीं बैठने वाला है। ओके ओके। वो क्योंकि बायलॉज का कंपोनेंट और सर्विस एंड मेंटेनेंस का कंपोनेंट इज ए पार्ट ऑफ द बायलॉज। राइट सर। आप अगर उसको कुछ जनरल बॉडी में चेंज करते हैं विच इज ए पार्ट ऑफ द बायलॉ, देन यू हैव टू मेक अमेंडमेंट्स टू द बायलॉ एंड हैव इट रजिस्टर्ड with the registrar, then only it becomes legally effective. If you are not registering with the DR's office, okay, section 13 read with rule 12 में प्रोसीजर लिखा हुआ है, डिटेल प्रोसीजर लिखा हुआ है जी। नहीं किया हुआ है तो आप नहीं ले सकते हो, कर चुके हो तो ले सकते हो। कर चुके हो तो रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी नहीं है उस चीज को ऑब्जेक्ट लेने के लिए। कर चुके हो तो उसका ऑब्जेक्शन लेने का अधिकार क्षेत्र उस मेंबर को, एग्रीव्ड मेंबर को सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में,
कोऑपरेटिव कोर्ट अगर ये देखता है कि बायलॉज में अमेंडमेंट हो चुका है जी और वो सेक्शन 75 और 72 का प्रोविजंस फॉलो किया हुआ है रेड विथ सेक्शन 13 व रूल 12, तो उसको अपहोल्ड करना ही करना है. बट विदाउट अमेंडमेंट डीम एडॉप्टेड बायलॉज में No, जनरल sir, there is बॉडी. no provision for Okay. deemed adopted as such. ओके हेमंत सर, थैंक यू. Thank you, I Arun got ji. it. Thank you, sir. Okay. Next, last question is by Mr. Prashant. Prashant ji. यस सर. एनओसी 10% सर्विस चार्ज के ऊपर लेना है मैक्सिमम, तो सर्विस चार्ज में क्या क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, वो किधर बायलॉज में लिखा है क्या कोई से? लिखा हुआ है क्या ना, मालूम देखिए ना पड़ेगा? 65 में देखेंगे तो सर्विस चार्जेस का डेफिनेशन दिया हुआ है. अच्छा 66, 67 में ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सर्विस चार्जेस में क्या क्या आता है. ओके. तो सर्विस चार्ज में चर्चा के लिए आपको बता दूं कि जो जितने भी फंड है हाँ. वो सर्विस चार्जेस में नहीं आते. ओके. जितना अभी नॉन सोसाइटी अमाउंट्स है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, एनी टैक्सेस है वगैरह वगैरह, वो सर्विस हाँ. चार्जेस में नहीं आते. ओके. तो जो सर्विस चार्जेस में आता है वो लिखा हुआ है, सिर्फ उसी पे आप ले सकते हो. ओके. थैंक यू सर. Thank you. Okay, it is already 9 o'clock. So with the permission of all our friends here, conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, Thank sir. you everybody.